ये तपोभूमि रही है, तपस्वियों की धरती रही है और बहुत से सामाजिक आंदोलन से लेकर राजनीतिक आंदोलन की धरती रही है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ और जब मैं इसे ज्ञान की धरती कहता हूँ तो पुरातन काल से सीट ऑफ लर्निंग, फिर चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, यानी विश्वविद्यालय के कॉन्सेप्ट की स्थापना भी बिहार के ही ज्ञान के भंडार से हुई थी और बिहार से हुआ था, ये हम सबको मालूम है। उसी तरीके से अगर हम कहें यह चाणक्य की भूमि, यह आर्यभट्ट की भूमि और बहुत से ज्ञान के विद्वता से परिपूर्ण ऐसे हमारे स्कॉलर्स थे जिनकी ये भूमि रही है। और यहाँ भारतीयता की विविधता भी दिखती है और इसके साथ साथ यह बुद्ध की भी, जिसको बोलते हैं शुरुआत, इस धरती से हुई है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ और प्रेरणा लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, पिछले साल मुझे बिहार का काफ़ी प्रवास करने का मौका मिला। चुनाव के दौरान मेरी पुरानी यादें ताज़ा हुईं और मेरे मन में वो सारी तस्वीरें घूम गईं जो मैंने बचपन में, शैशव अवस्था में होश संभाली थी जिस धरती पर। ऐसी धरती को भी मैं नमन करता हूँ और पिछले साल मुझे काफ़ी वहाँ घूमने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। उस समय मैंने एक बात कही थी चुनाव के दौरान और मैंने कहा था, उस समय बहुत हल्ला था आरजेडी के बारे में, ये ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने उस समय भी कहा था कि दे वर एब्सेंट ड्यूरिंग द कोरोना फर्स्ट वेव, और मैंने कहा था कि यह सिर्फ दिल्ली बैठे और बाद में सिर्फ चुनाव के समय आकर के उस पर राजनीति करने की बात शुरू की। आज भी मैं देखता हूं कि दूसरा कोरोना का वेव आ गया। हमारे सारे नेता या तो क्वारंटाइन हो गए हैं, या तो आईसीयू में चले गए हैं, या आइसोलेशन में चले गए हैं। कोई विपक्षी नेता दिखता नहीं है समाज के लिए, और काम करते हुए दिखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता धरती पर दिखते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए हमारी यादें जहां ताज़ा होती हैं, वहीं पिछली बार जो बिहार की जनता ने हमको चुनाव में, नतीजों में जो हमारे को आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा मैंडेट आपने दिया, उसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे यह भी कहना है कि आपने उस अपने जो आरजेडी के टाइम का गुंडा राज था, फिर चाहे वो राज जिसमें हम कहते हैं कि लोगों को एक्सटॉर्शन करना, लोगों के साथ ज़बरदस्ती करना, और उसी तरीके से एक तरीके की एक इंडस्ट्री चलाना जिसको हम अपना एक्सटॉर्शन करने के लिए जो इंडस्ट्री चलती है, उस तरीके की बात और वातावरण देखने को मिला था। इसलिए जो रोल ऑफ ऑपोजिशन था वो बहुत ही निरर्थक ऑपोजिशन रहा। जनता ने बिहार की हमको आशीर्वाद दिया, हमें सफलता दी, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एक अग्रज राज्य के रूप में आगे बढ़ते हुए पूरी ताकत से लगेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। मित्रों, हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कोविड के बारे में बहुत गहराई से आपके सामने रखा है, किस तरीके से बिहार कोविड के साथ लड़ा है। मैं यहाँ पर यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारत का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये महामारी, जिस महामारी की कल्पना किसी को भी नहीं थी और इसमें कैसे लड़ा जाता है इसका भी ज्ञान नहीं था, ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ देश का जो नेतृत्व किया और 130 करोड़ की देश को बचाया है, वह सच में सराहनीय है और वह अनुकरणीय है। और हमको जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए, समय समय पर बोल्ड और टाइमली डिसीजन लिया, इसको भी हम सराहते हैं, इसको भी हम ज़रूर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। मित्रों, हमें मालूम है पाश्चात्य देश हमसे ज़्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्ट्रक्चर के दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन यह पाश्चात्य देश ने भी कोरोना में अपने आप को एक तरीके से असहाय माना। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समय पर लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया और देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। आप याद कीजिए, एक समय में हमारे पास कोरोना की टेस्टिंग की कैपेसिटी सिर्फ 1500 प्रतिदिन थी और हमारे पास लैब के नाम पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी
पुणे हुआ करती थी। आज हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी 25 लाख प्रतिदिन हो गई है। ये भारत को तैयार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और आज हम कह सकते हैं कि इस टेस्टिंग कैपेसिटी के कारण जहां एक लैब होती थी, आज हमारे पास 2500 लैब टेस्टिंग कैपेसिटी, 2500 लैब्स हैं जो RT-PCR के टेस्ट करती हैं, और 25 लाख टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आइसोलेशन बेड्स आज हमारे पास 14 लाख है। उसी तरीके से हमारे पास ICU बेड्स जो 2000 थे वो आज 82,000 हैं। और इसी के साथ साथ चाहे वो वैक्सीन हो और चाहे वो HCU की गोली हो, बहुत से देशों को भारत ने यह पहुंचाने का भी काम किया है। इसको हम ध्यान में हमें रखना चाहिए। और जैसा कि अभी संजय जी बता रहे थे कि आपके यहाँ भी कोविड मैनेजमेंट में लगभग 28,260 बेड्स हैं, और उसी तरीके से ऑक्सीजन युक्त बेड्स लगभग 16,900 हैं, 800 हैं। उसी तरीके से ICU बेड्स 1582 हैं। और जो आपके यहाँ ये आपदा संपूर्ति पोर्टल है, उसमें भी आपने DBT के माध्यम से लोगों को 6,000 रुपये की राहत पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए बिहार ने भी एक अच्छे तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने का इस लड़ाई को लड़ने में अपना योगदान किया है। मित्रों, अभी बहुत चर्चा ऑक्सीजन के बारे में हुई, और ऑक्सीजन के बारे में आपने कल दिल्ली की रिपोर्ट भी देख ली, किस तरीके से लोगों ने ऑक्सीजन पर राजनीति की है, वो भी हम सब ने देखा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस देश को 1 सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन की कमी से दूर किया। यह बात हमको समझनी चाहिए। हमारे पास पिछले साल 300 मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी ऑक्सीजन की, जो इस वर्ष अप्रैल महीने में 900 मेट्रिक टन थी, और 1 सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 9,446 मेट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से इसको करने का काम किया। ये कैपेसिटी डेवलप की गई। और इसके साथ साथ आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे ऑक्सीजन के टैंकर्स, इनकी संख्या 1,681 हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्या जो 4 लाख यूनिट होती थी वो 11 लाख की गई। और इसी तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स जो थे वो 609 से बढ़कर 901 टैंक 901 टैंक्स हो गए। और इस तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स की भी स्टोर की कैपेसिटी को बढ़ाया गया। और इसके साथ साथ अब 1500 PSA प्लांट्स, यानी प्रत्येक ज़िले में एक PSA का प्लांट ऑक्सीजन का लगाया जा रहा है। मैं यहाँ निवेदन करूँगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, MLA से, कि अपने अपने ज़िले में समय रहते जुलाई महीने में PSA का प्लांट लग जाए। प्रधानमंत्री जी ने PM केयर फंड के तहत इसके लिए आपको पैसे आवंटित किए हैं, और 1500 PSA प्लांट्स लगने हैं, तो उसमें भी हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक बिहार के ऑक्सीजन का सवाल है, 11 ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट्स आपके पास थी, जो बढ़ करके अब 119 ऑक्सीजन प्लांट्स अभी हो गई हैं। आपके सेकंड फेज़ के कोटा में आपको पर डे 400 मेट्रिक टन बिहार को दिया जा रहा है। और उसी तरीके से 115 मेट्रिक प्लांट्स लगने हैं बिहार में, उसमें अभी 71 प्लांट्स अभी सेटअप हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो 71 प्लांट लग रहे हैं, इस प्लांट्स को हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि ये समय रहते अपने लग जाएं, और ऑक्सीजन की आगे आने वाले समय में कोई कमी ना रहे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, अभी संजय जी ने वैक्सीन के बारे में चर्चा की है। मैं ज़्यादा समय उस पर नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ। अश्विनी चौबे जी अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इसी तरीके से हमारे संजय जी डॉक्टर हैं, मेडिकल के प्रोफेशन के हैं। आप सबको मालूम होगा कि भारत में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चाहे DBT का टीका, चाहे पोलियो का पल्स पोलियो के ड्रॉप्स, ये भारत में मिशन मोड में तब आए जब दुनिया इन सारी बीमारियों से निवृत्त हो चुकी थी। तब इनकी दवाइयाँ भारत को उपलब्ध हुई थी। यानी वी वर द टेकर्स, हम लेने वाले थे, हम मांगने वाले थे, और देने वाला वो था जिसने पहले अपने देश को देना था, फिर उसके बाद हमको देना था। लेकिन कोरोना अगर आया तो हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, प्रथम सेवक रहे। इस बात को हमको समझना चाहिए।
पिछले साल अप्रैल महीने में टास्क फोर्स बनाकर वैक्सीन बनाने के लिए योजना बना करके उसी समय भारत तैयारी करने लगा। प्रधानमंत्री जी ने उद्यमियों को जगाया, प्रधानमंत्री जी ने साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी ने साइंटिस्ट के साथ बारंबार मीटिंग की, उनको प्रेरणा दी और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत ने प्रोड्यूस किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज आरजेडी के नेता बहुत सी बातें करेंगे, इनके आप पुराने ट्वीट्स निकाल करके देखो, इन्होंने वैक्सीन पर क्या बोला है, क्या क्या बोला, किस किस ने क्या क्या बोला, विपक्ष ने क्या बोला। ये कहा कि वी आर नॉट गिनी पिग्स, ये कहा कि वी आर नॉट रैट्स, ये कहा कि यू आर पुटिंग द ह्यूमैनिटी इन डेंजर, ये कहा कि ये वैक्सीनेशन का 3rd ट्रायल की प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं हुए हैं। लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया, लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का, यह काम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने किया। सबने ट्वीट पर आकर के इन सारी बातों को कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी टिके रहे और हमारे उद्यमियों ने 9 महीने में वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बनाने के बाद वह वैक्सीन लगने का काम जनवरी महीने में शुरू हुआ। पहले हेल्थ वर्कर्स को लगा, WHO का प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री मोदी जी ने फॉलो किया, पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया, उसके बाद जो 60 वर्ष से उम्र के ज्यादा लोग थे उनको लगाया, फिर 45 वर्ष के लोगों के से ऊपर के लोग थे उनको लगाने की छूट दी और 21 तारीख को 18 से लेकर के 45 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का योजना कर दिया। मित्रों, हर स्टेज पर, हर मौके पर विपक्ष ने सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं कहा। पहले कहा वैक्सीन गड़बड़ है, फिर कहा ये वैक्सीन कहां आ रही है, कहां मिलेगी। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, अश्विनी जी से पूछ लीजिए, कोई भी दवा पूरे फुल मोमेंटम में प्रोडक्शन में आने में 9 महीने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने इस काम को पूरी तीव्र गति से लिया और तीव्र गति से लेकर के आगे बढ़ाया है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, पहले 2 कंपनियां वैक्सीन बनाती थी, अब 13 कंपनियों को इजाजत दी गई है और दिसंबर महीने तक 19 कंपनियों को इसकी इजाजत दी जाएगी। अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं रहने वाली है, जहां जैसे जैसे वैक्सीन लगती जाएगी सबको वैक्सीन मिलती जाएगी। मई महीने में भारत सरकार की कैपेसिटी 8 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन थी, जून महीने में वो 10 करोड़ हो गई, जुलाई महीने में वो 17 करोड़ हो जाएगी, अगस्त महीने में 19 करोड़ प्रति माह हम वैक्सीन बनाएंगे और सितंबर महीने में 42 करोड़ प्रति माह वैक्सीन बनेगी और अक्टूबर महीने में 46 करोड़ प्रति माह वैक्सीन बनेगी और नवंबर में 56 करोड़ पर मंथ वैक्सीन बनने का काम शुरू हो जाएगा और दिसंबर में 59 करोड़ वैक्सीन प्रति माह बनने लगेगी और इसको अगर जोड़ा जाए तो 257 करोड़ डोज दिसंबर तक में भारत प्रोड्यूस कर चुका होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसलिए एक नहीं डबल डोज के लिए भी भारत तैयार है। इसको हमको समझना चाहिए और इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, लगभग 86 लाख का ये 21 तारीख को टारगेट कंप्लीट हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में, और लगभग 31 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। मित्रों, यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, इसको भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सेवा ही संगठन का कार्यक्रम समझिए। हमारा कार्यकर्ता कोई इस देश में बिना वैक्सीनेशन के न रह जाए, ये योजना हमको करना है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे एमपी, हमारे मिनिस्टर, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स, हमारे एमएलए, हमारे जिला परिषद के सदस्य, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य, सबके लिए सप्ताह में 2 बार किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, यह हमारा काम होगा। यह हमको हर सप्ताह दिसंबर तक करना है, ताकि एक भी व्यक्ति इससे छूट ना जाए और हमारा बूथ कोरोना मुक्त हो जाए और वैक्सीनेशन युक्त हो जाए। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जुड़ना पड़ेगा। मैं संजय जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इसका आयोजन कीजिए, इससे हमको अपने आप को जोड़ लेना है, इस कार्यक्रम के साथ हमको जुड़ जाना है और सारे देश में हमको, सारे प्रदेश में हमको इसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में गांव-गांव जाकर के हमारे कार्यकर्ता
लोगों में जो हेजिटेंसी है उसको निकालने का काम और उस वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का काम, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप उसको आगे बढ़ाएं। उसी तरीके से आपने जो टीका एक्सप्रेस वैक्सीनेशन थ्रू ट्रेन्स 839 टीका एक्सप्रेस आपने बनाई है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। 21 जून को लगभग आपने 5,60,000 आपने डोज एडमिनिस्टर किया है। टोटल अभी तक आप 1,55,00,000 डोजेज आप दे चुके हैं। आपका टारगेट 6 करोड़ 6 महीने में करना है। मैं आपको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि आप इस वैक्सीनेशन में आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह भी है और आप सब लोग लगेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, दूसरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पहले भी मार्च महीने से लेकर के छठ तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का निश्चय किया था और 80 करोड़ की जनता को यह कार्य करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया गया था। मैं कई बार सुनाता हूं, आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू द हेल्थ इश्यूज ऑफ कोरोना बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इकोनॉमिक इशू। India, under the leadership of Prime Minister Modi, has addressed the health issues as well as the economic issues of the people, ये उन्होंने कहा। भारत एक अकेला राज्य है, अकेला देश है, अकेली नेशन है जिसने इकोनॉमिक इश्यू को भी हेल्थ के साथ साथ एड्रेस किया है और गरीब लोगों के लिए उसमें चिंता की गई है। वैसे ही सेक्रेटरी जनरल यूएन ने भी कहा कि इंडिया हैज एड्रेस्ड द हेल्थ इश्यूज अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक इश्यूज, यानी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, और यह भी कहा कि वी शुड रेप्लिकेट द प्रोग्राम ऑफ इंडिया सो दैट वी आर एबल टू एड्रेस द इकोनॉमिक इश्यूज, ये उसमें कहा गया। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी छठ तक, दिवाली तक इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का निर्णय किया है 80 करोड़ की जनता को। यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग पूरी ताकत लगाकर हमारे गरीब व्यक्ति कोई भी बिना अन्न के न रह जाए, इसके लिए पीडीएस की दुकानों पर अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगा करके सुनिश्चित करना है कि उनको ये अनाज मिल जाए और उनको ये अनाज मिलने में कोई भी दिक्कत ना आए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए भी मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इसका योजन करें। अभी हमारा इस मामले में सर्कुलर भी आएगा, आपको 1-2 दिनों में वो सर्कुलर मिल जाएगा। भूपेंद्र यादव जी उसकी चिंता करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कोई भी व्यक्ति जो बेचारा भोजन के प्रति वैसे वंचित न रह जाए, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी हमको आगे अमली जामा पहनाना है। उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया, एक बहुत बड़ा योजन किया गया कि ताकि भारत यही आपदा को अवसर में बदलने के लिए किया गया कि यही आपदा में हम आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाएंगे, और 20 लाख करोड़ रुपए का उसमें पैकेज किया गया। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर के लिए, कोर सेक्टर के लिए रखा गया और एमएसएमई का डेफिनेशन को डाइल्यूट किया गया ताकि उसके दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमएसएमई, मध्य और छोटे जो हमारे व्यापारी हैं, हमारे उद्यमी हैं, उनको उसमें से लाभ मिल सके। इस बात कि हमारे यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसमें एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस एमएसएमई सेक्टर के जो ग्रुप्स हैं, जो इनके एसोसिएशंस हैं, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ सीधा राब्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री बहन का, हमारे मंत्रियों का, हमारे एमएलएस का सीधा बनना चाहिए। और उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो उनके कार्य में, मोदी जी के सपने को पूरा करने में, तो उसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी होगी। इसलिए हमको यहाँ भी अपने आप को जोड़ना है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत में दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए। ये 1 लाख करोड़ रुपए के लिए 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनने हैं।
एफपीओज बननी है, बन रही हैं, बनने का क्रम चल पड़ा है, बनाने में नाबार्ड अपना योगदान कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा यहां भी कि पार्टी की तरफ से एक इसको प्रयोजन करने के लिए कोई सेल बने, कोई इसका संयोजक बने, कोई ये एफपीओ को देखे, किसान मोर्चा इसमें पूरी ताकत से लगे। सही किसान, देखिएगा इसमें आप ध्यान रखिएगा, कहीं ये ऐसे एफपीओज ना बन जाएं जो किसी व्यापारी का हो और व्यापारी के माध्यम से वो अपने परिवार के सदस्यों को एफपीओ बना करके उस दृष्टि से चलाए। इसमें सही मायने में 300 किसान आने चाहिए और किसानों को जोड़ना और उनके विकास के लिए कैसे काम किया जा सकता है, इसकी चिंता करना हमारी जिम्मेवारी होगी। इसलिए जहां आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोल्ड स्टोरेज कहां बनेगा, सब्जी मंडी में क्या डेवलपमेंट होगी, सब्जी मंडी के लिए जाने के लिए रास्तों के डेवलपमेंट के लिए सड़क पर कैसे खर्च होगा, ये सारी चीजें इस एफपीओ के माध्यम से होने वाली है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होने वाली है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें भी हम अपने आप को जोड़ें। मित्रों, आपको मालूम होगा कि 2 लाख कंसेशनल क्रेडिट कार्ड, 2.5 करोड़ फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड देने का भी आत्मनिर्भर भारत में तय किया गया है और मुझे बताया गया है कि ये टारगेट हम लगभग पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए हैं। वैसे ही हमारे जो रेडी वाला, फेड़ी वाला, जो ठेले वाला, जो छोटे छोटे दुकान लगाता है, उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष योजना चलाई इसी के तहत, जिसमें 50 लाख वेंडर्स को 5,000 रुपये का और 5,000 रुपये का उनको समर्थन मिलेगा। तो इसमें भी हमको अपने आप को आत्मसात करना है, जोड़ना है, इस तरीके से हम देखना, इसमें भी हम अपना योगदान करें, ये मैं निवेदन करूंगा। मित्रों, आज सवेरे हम सब लोगों को नरेंद्र तोमर जी का ई शिक्षण, ई प्रशिक्षण में उनका वक्तव्य सुनने को मिला। देश में बहुत किसान नेता के नाम से जाने गए लोग हुए, लेकिन किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। अगर मैं बजट की बात करूं तो 2014 में हमारा बजट 1,21,000 करोड़ था एग्रीकल्चर का, वह डबल हो गया है, आज 2.11 लाख करोड़ यह खर्च हो रहा है एग्रीकल्चर में, जिसको हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि किसानों को कोई सम्मान में कोई उनके लिए निधि देगा और उनके छोटे मोटे खर्चे को, ताकि वो किसानी अपनी अच्छे तरीके से कर सके, इसके लिए सपोर्ट करेगा। लेकिन मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने ये योजना की और 10 करोड़ किसानों को अभी तक लगभग 1,36,00,000 करोड़, ये 1.36 लाख करोड़ ये खर्च कर दिया गया है। और 14 मई को जो अंतिम इंस्टॉलमेंट दी गई उसमें 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और लगभग 9.5 करोड़ फार्मर्स की फैमिलीज़ को उससे लाभान्वित हुआ है। बिहार में 78 लाख फार्मर्स को, 78 लाख हमारे किसानों को, किसान भाइयों को इसका लाभ पहुंचा है और 160 करोड़ रुपए 78 लाख परिवारों को 8वीं इंस्टॉलमेंट दी गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से बहुत नॉमिनल प्रीमियम पर 3,000 रुपये की पेंशन लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। वैसे ही डीएपी पर सब्सिडी, फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी गई सब्सिडी, यानी जो 2,400 की बोरी आती थी अब 1,200 में मिलेगी। यानी अगर आप 1,200 की बोरी खरीदेंगे तो आप समझिए कि जो 2,400 रुपये लगना था, यानी एक बोरी मुफ्त खरीदने की ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दी है। इसको भी हमको समझना चाहिए और ध्यान में लेना चाहिए। आज 22 करोड़ लोगों का जो कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड, वो बन चुका है और उस तरीके से हम सॉइल हेल्थ कार्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाएं, सिंचाई की योजना, ये सारी योजनाएं पूरी ताकत के साथ चली हैं। आपको मालूम है फर्टिलाइज़र के लिए पहले बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, लेकिन 100% नीम कोटेड करने के कारण ये ब्लैक मार्केटिंग रुक गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, एक बहुत बड़ी योजना चली है संविदा योजना, स्वामित्व योजना। ये जो स्वामित्व योजना है, इसमें जो गांव में हमारे घर हैं उनकी मैपिंग होगी ड्रोन से, और ड्रोन से मैपिंग होकर के उस पर हमको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, जिस प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से हम बैंक से लोन भी ले सकेंगे। और जो भ्रष्टाचार होता था लैंड प्रॉपर्टीज में,
वो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा। इस काम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और अभी तक 7 लाख बेनिफिशियरीज ने 7,890 गाँव में इसको लागू कर दिया गया है। वहाँ ड्रोन से मैपिंग हो रही है। उनकी स्वामित्व योजना के तहत उनके घर बार, उनके आंगन बगीचे सारे की मैपिंग की जा रही है और उनको स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी कार्ड बन जाए और उस प्रॉपर्टी कार्ड के तहत उनके जो झगड़े हैं वो भी सुलझाए जा सके और साथ ही साथ आगे उनको कोई लोन लेना है तो वो उससे ले सकते हैं, ये भी उसमें से सुविधा होगी। आयुष्मान भारत, जिसमें हमको और अश्विनी चौबे जी को जुड़ने का मौका मिला, प्रधानमंत्री जी ने दिया। लगभग 1.8 करोड़ लोगों ने इसका बेनिफिट उठा लिया है। 50 करोड़ लोगों को ये स्कीम उपलब्ध है। इसमें से 1.8 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 23,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं और बिहार में लगभग 2,40,000 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं एक और भी आपसे निवेदन करूंगा पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आपको जब भी मौका मिले आप जन औषधि केंद्र को जरूर विजिट करें और जन औषधि केंद्र से जो लोग दवाइयां खरीद रहे हैं उनसे जरूर बात करें। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इसने समाज में मोदी जी ने किस तरीके से परिवर्तन लाया है उसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दवाई होती है जेनरिक मेडिसिन और एक दवाई होती है कंपनी की मेडिसिन जो ब्रांड नेम से बिकती है। वही सॉल्ट होता है, वही दवाई होती है, लेकिन ब्रांड नेम से बिकती है तो वही पत्ता 140 रुपए का होता है और वही पत्ता जेनरिक नाम पर 12 रुपए का होता है, 15 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है। और जन औषधि के माध्यम से जेनरिक दवाइयां देने का काम शुरू किया है। जिन बुजुर्गों को डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो, अन्य बीमारियां हो, उसके लिए जो दवाई लेते हैं, उनकी हफ्ते की जिसकी 2,000 रुपए दवाई का खर्च आता था, आज वो 300 रुपए उनका खर्च आ रहा है। और लगभग अभी तक 7,752 केंद्रों के माध्यम से लोगों की 3,000 करोड़ रुपए की दवाई में पैसे लगने से बचत हुई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप जाइए उन लोगों से बात कीजिए जो जन औषधि केंद्रों से दवाई खरीद रहे हैं। लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो जन औषधि के केंद्रों से जाकर के दवाई ले। वही दवाई, वही एफिकेसी, वही ताकत, लेकिन वो ब्रांड नेम नहीं है, वो जेनरिक है और इसलिए उस दवाई सस्ती होती है, लेकिन हमको सप्ताह भर में उससे बहुत बचत होती है। तो उसको भी हमको ध्यान में रख करके इसके काम को भी हमको आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है। संजय जी ने बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी बातें कही हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से चाहे आईआईटी हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, फिर चाहे एएनएम लेवल इंस्टीट्यूट्स हो, हर ज़िले में खोले गए हैं और एक नया स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ विद्या का और ज्ञान का प्रसार हो रहा है। उसी तरीके से हाई लेवल की एक्सीलेंस सेंटर्स भी आपके यहाँ खुले हैं। सोलर ड्रोन टेक्नोलॉजी से और ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम शुरू हुआ है। टेक्निकल एजुकेशन और हिंदी को प्राइमरी एजुकेशन और लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देने के लिए, फिर चाहे मगही हो चाहे मैथिली हो, इसमें भी इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन भाषाओं में करने का जो योजन किया गया है वह भारत को मजबूत करेगा और इंडिया को आगे ले जाएगा। इसलिए भारत मजबूत हो रहा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसको करने का काम किया है। उसी तरीके से फ्री वैक्सीन का जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा था उसको प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। आपसे निवेदन है कि आप उसको पूरा करने में आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, फिर चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मुजफ्फरपुर में लगने की बात हो, फिर चाहे 30 इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई हैं उसमें 400 करोड़ रुपए खर्च होगा उसकी बात हो, चाहे न्यू एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में लाना हो, और चाहे इसी तरीके से 12,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 4 साल में एथेनॉल बनाने के लिए आप खर्च करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने पैडी में रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की है, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना को भी जो चलाया है, उससे शिक्षा को, मौलिक शिक्षा को आपने एक आधार देने का प्रयास किया है। तो बहुत से आपने इस तरीके के कार्यक्रम किए हैं जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से, हमारा सिर्फ राजनीतिक पक्ष नहीं है, राजनीति एक आयाम है। चुनाव हम लड़ते हैं, लड़ते भी जीतने के लिए हैं
और जीतने के लिए ही लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर समय चुनाव की सोचना यह उचित नहीं है। हमारा सामाजिक पक्ष भी है। आपने देखा होगा सारी पार्टियां क्वारंटाइन हुई, आइसोलेशन में चली गई। आजकल तो नेता भी ट्विटर पर दिखते हैं और टेलीविजन पर दिखते हैं, इसके बिना वो दिखते भी नहीं है, धरती पर दिखते भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और बिहार के लाखों कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डालकर सेवा ही संगठन लेकर के आगे बढ़े हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप पूरी ताकत से लगे रहिए। बिहार की जनता देख रही है कौन काम करने वाला है, कौन साधक है और कौन बाधक है। साधना करने वालों को सपोर्ट मिलेगा और बाधा डालने वालों को हमेशा नीचे देखना पड़ेगा, उनको हार देखनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, मैं आपका कार्यक्रम 21 तारीख को आपने वैक्सीनेशन बहुत अच्छा कर लिया। 23 तारीख को आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया। 25 तारीख को आपने इमरजेंसी को याद किया। मुझे जब इमरजेंसी की याद आती है तो रविशंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, सामने सुशील मोदी जी बैठे हुए हैं, तारकिशोर जी हैं, बाकी हमारे पुराने लोग हैं। हमें मालूम है कि हम लोगों ने इमरजेंसी में क्या क्या दिन देखे। हमें वो भी मालूम है कि जयप्रकाश नारायण जी के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाने का मतलब ही अरेस्टिंग हो जाने के बराबर था। यह भी हमने दिन देखा है कदम कुआं में, जब हम जयप्रकाश नारायण जी के घर की तरफ इमरजेंसी के दिनों में जाना पड़ता था या जाने का कोई कारण बनता था। ऐसे भी दिन देखे हम लोगों ने। तो वो इमरजेंसी को भी आपने याद किया है। मैं चाहूँगा कि बिहार में बहुत सी नई पौध आई है, नए नेतृत्व आया है, नए लोग हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, वैसे उन्होंने इमरजेंसी की लड़ाई नहीं देखी। उनको बताना, उनको समझाना, ये हमारा कर्तव्य है। मुझे याद है अश्विनी चौबे जी के साथ जेल के अंदर इमरजेंसी में क्या हुआ था, किस तरीके से इनके ऊपर पुलिस की बर्बरता इनके ऊपर बरसाई गई थी, वो भी हमको याद है। और ये सब भूलना नहीं चाहिए, इसे याद करना चाहिए और जनता को याद कराना चाहिए कि ये हम हैं तो प्रजातंत्र में मजबूती आ रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। और कांग्रेस की मानसिकता आज भी उसी प्रकार से है। बाकी भी आपको मालूम है, जब लालू जी का राज था तो 5 बजे शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। मैंने कहा वो अपहरण करने की इंडस्ट्री चल रही थी, जिसको मर्जी पकड़ लो। डॉक्टर लोग अपना धंधा छोड़ करके दिल्ली आकर के बस रहे थे, औने पौने दाम में अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे थे। वह भी हम लोगों ने देखा है, वह भी दौर देखा है। और उस दौर से निकल करके आज खिलता हुआ, बढ़ता हुआ, आगे चलता हुआ, छलांग लगाता हुआ बिहार हम सब देख रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है स्टेबिलिटी लाने में। इस बात को भी हमको समझना चाहिए और विकास को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम समझे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य समझे और आगे चलकर अगले सप्ताह के बाद एक मॉड्यूल बन रहा है जिसमें हम हेल्थ वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग देंगे। हर गांव में, हर बूथ पर 2 कार्यकर्ता हेल्थ के ट्रेनिंग लेंगे, ताकि हम कोरोना को, हमारा बूथ कोरोना मुक्त और वैक्सीनेटेड युक्त बन सके। तो ये जो हेल्थ वॉलंटियर्स है, इसके लिए भी योजन किया जाएगा। आप सब लोग इसमें जुड़ेंगे और इसको बड़े गहराई से इसमें अपने रुचि दिखा करके आप अपने आप को उसमें साथ में जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वह कार्यक्रम को भी हमको आगे बढ़ाना है, उसको आगे लेना है। बाकी कल हमारी राष्ट्रीय महामंत्री बैठक हुई है, बहुत से नए कार्यक्रम आगे दिए गए हैं। भूपेंद्र यादव जी आपको अपने सत्र में आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, और मैं बार बार कहता हूँ, फ्रेंड्स, वी आर नॉट हियर जस्ट टू लॉइटर अवे आवर टाइम। हम यहाँ पर राजनीति में सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं आए हैं, हम परिवर्तन के लिए आए हैं। और परिवर्तन की आग हमारे दिल में जलनी चाहिए, और इसलिए हमको पूरी ताकत के साथ काम में जुड़ना है और आगे बढ़ना है। और इस दृष्टि को ध्यान में लेकर के हम सीरियस पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमारा आज ई चिंतन हुआ, इसके बाद हमसे कोई पूछे बताओ रिफॉर्म्स क्या है, तो मुझे बगले नहीं झांकनी चाहिए। हमको पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हमको बताया कि कोई यही नहीं बता पाया कि इसमें कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको हटाना हो। ये आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, ये बता ही नहीं पाए कि इसमें नुक्स क्या है। ये स्थिति आज हो गई है, और फिर भी हम प्रजातंत्र को मजबूती देते हैं कि ठीक है, आपके साथ फिर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा सोचने का तरीका है, ये हमारा नज़रिया है, इसको हमको समझना चाहिए।
उसी तरीके से ई चिंतन में आपको आगे चल करके राजनाथ जी का वक्तव्य मिलेगा, बाकी नेताओं का वक्तव्य मिलेगा। सबको हमको नोट डाउन करना चाहिए और नोट डाउन करते हुए, जैसा कि हम सीरियस पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो अपने में भी परिवर्तन, अपना भी ज्ञान, अपना भी विकास और समाज को भी विकास की ओर ले जाने में अग्रगणी भूमिका निभाने के लिए एक अग्रदूत के रूप में हमें आगे चलना है। मुझे पूरा विश्वास है बिहार ने बहुत राजनीतिक आंदोलनों में लीड किया है, देश को एक दिशा दी है, नेताओं ने दिशा दी है। बिहार हमेशा वह अपने मन का, विचार का प्रखरता कायम रखेगी और भारतीय जनता पार्टी उसका एक अच्छा उपकरण बन करके आगे निकलेगी और हम बिहार में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। यह सरकार भी मजबूती से चलाएंगे और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने, इस बात के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।